हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। तो गर्मी को इग्नोर करते हुए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि केवल हेनरी के नियम के पर ही डिपेंड है। इसके पहले हमने गैसों की द्रव विलेयता पढ़ी, साथ में हेनरी का नियम भी पढ़ा, गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। ठीक है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होगा केवल हेनरी के नियम के अनुसार ही होगा। हेनरी का नियम क्या होता है, ठीक है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं, और उनके जो आंकिक क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो उनके प्रश्न आते हैं कि स्थिरांक की गणना कीजिए या दाब की गणना कीजिए, तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो भाई गर्मी का तो ही है, सब लोग जानते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन गर्मी को हमें इग्नोर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज हम समझेंगे हेनरी का नियम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। मैंने एक बताया भी था कि जब है क्या कहते हैं दाब और उसके जो हमारी विलेयता है उसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। हेनरी का जो नियम है इन्होंने दिया था, तो दाब से रिलेटेड जो प्रभाव है वहां से हेनरी का नियम की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग हेनरी के नियम की तरफ चलेंगे। तो हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार, हेनरी के नियमानुसार क्या है, स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेयता, और इसके पहले मैंने विलेयता पढ़ाया है ना कि विलेयता होती क्या है ना। विलेयता मैंने ये भी बताया क्या होती विलेयता, कि कोई भी एक निश्चित हमारा विलायक है, उसमें जो हम मात्रा डालते हैं विलेय की वो घुल जाती है, फिर डालते हैं फिर घुल जाती है, लेकिन एक निश्चित सीमा में डालने पर विलेय का घुलना रुक जाता है। तो हमने क्या कहा, जितनी मात्रा वो उसमें घुलने, यानी कि क्या कहा गया कि मान लीजिए जब हमारा विलयन संतृप्त हो जाए, तो संतृप्त जितनी मात्रा में हो जाए वही उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब, उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। यह है हमारा हेनरी का नियम, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता है उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, अतः m प्रोपोर्शनल p, ये विलेयता है ये दाब है के समानुपाती होती है। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर के p, जहां m बराबर क्या है, m बराबर क्या है, गैस की घुली हुई मात्रा, गैस की घुली हुई मात्रा, या जिसे हम कह दें विलेयता, गैस की विलेयता। P बराबर क्या है हमारा, P बराबर क्या है हमारा, क्या है ये, दाब है। क्या है ये, दाब है। और दाब कब लगता है, जब साम्य अवस्था हो जाती है। तो लिखेंगे साम्य अवस्था में दाब, और यहाँ पे K हमारा क्या है, K है समानुपाती स्थिरांक। स्थिरांक, ठीक है। यह है हमारा हेनरी का नियम। लेकिन अगर इसको
यानी कि जो विलेयता है, अगर उसको हम मोल प्रभाज में व्यक्त करें तो हमारा क्या हो जाएगा हेनरी के नियम। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियमानुसार क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में किसी गैस स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में उपस्थित क्योंकि मोल प्रभाज है ना, तो विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज X के समानुपाती होता है। देखो वहां पे क्या था हमारा, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होता था, ठीक है। तो यहां से हमारा ये बना था। लेकिन अगर हम विलेयता को मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर दें तो हमारा हेनरी के नियमानुसार क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का जो वाष्प अवस्था में आंशिक दाब लगता है, यानी कि जब वाष्प हमारी निकलती है तो उस पर जो हमारा वाष्प में दाब लगता है उस विलयन में उपस्थित, यानी उस विलयन में उपस्थित जो गैस का मोल प्रभाज होता है। मोल प्रभाज मैंने बताया इसके पहले क्या होता है, मोल प्रभाज है ना, मोलों की संख्या है ना, कैसे निकालते मोल प्रभाज क्या होता है, इसके पहले वाले जो मेरे लेक्चर है मोल प्रभाज वाले उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज X के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा भाई, हमारा दाब क्या है, P है, दाब P इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा X मोल प्रभाज, यानी दाब समानुपाते मोल प्रभाज, या इसे हम क्या कह दें, P बराबर क्या हो जाएगा KHX, जहां KH बराबर क्या है, हेनरी स्थिरांक है, KH बराबर क्या है, हेनरी स्थिरांक, ठीक है। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, KH बराबर क्या हो जाएगा, KH बराबर X इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा P/X, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा हेनरी स्थिरांक क्या है, KH है, क्या है KH, ये हमारा क्या है हेनरी स्थिरांक। याद रखेंगे एक चीज और भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है
कि अगर हमारा जो हेनरी के स्थिरांक है वो बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, अगर हेनरी के स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो हमारी जो विलेयता है वो क्या होगी, कम होगी या घटेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने उस दिन बताया भी था कि अगर यहाँ पे नोट करके डाल लीजिए, नोट के एच का मान बढ़ने पर विलेयता घटती है, ये बस इतना ध्यान रखने में। ठीक है, लेकिन इसके लिए इकाई आयतन होना चाहिए, तभी हमारा ये नहीं कि भाई हमने डाल दिया पानी तो वैसे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगी, है ना, घटेगी घटेगी विलेयता, तो याद रखिएगा। तो हेनरी के नियमानुसार, फिर से एक बार हेनरी के नियम क्या होता है, हेनरी के नियमानुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की जो विलेयता है उस गैस के समान, उस गैस के दाब, जो दाब लगता है उसमें, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या है, m विलेयता है m और दाब p है, तो m प्रोपोर्शनल p या m बराबर k p, जहां पर मैंने बताया है m बराबर गैस की घुली हुई मात्रा है विलयन में। ठीक है, p बराबर क्या, साम्यावस्था में दाब है, और k बराबर समानुपाती स्थिरांक है। अगर यदि विलेयता को हम मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करें, किस में व्यक्त करें, मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त करें, अगर विलेयता को मैंने मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त किया तो किया जाए तो हेनरी का नियम क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सेम वैसे ही, बस वहां पे दाब और विलेयता है, यहाँ पे मोल प्रभाज और आंशिक दाब है, तो बस इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, सीधा हमारा क्या बन जाएगा, P बराबर के एच, जहां पर के एच क्या हमारा हेनरी स्थिरांक, अगर हम के एच का मान हमारा बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी, विलेयता घटेगी, इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, इतना दिमाग में आपको क्या करना है, रखना है। ठीक है, हेनरी स्थिरांक का मान अगर हमारी भाई मोल प्रभाज और उसके मध्य में खींचा जाता है तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक क्या प्राप्त होती है, सीधी रेखा। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यहाँ पे है आंशिक दाब, अगर हम संबंध की बात करें, आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच जो संबंध है तो वो एक जो के एच का मान है वो एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, याद रखेंगे। तो हमारा जो विलेयता है हेनरी के स्थिरांक बढ़ने पर क्या होती है, घटती है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये तो है हमारा हेनरी का नियम। अब हमारा क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात की जाए तो हेनरी का जो नियम है कई स्थानों में या कई औद्योगिक क्षेत्रों में होता है उसका उपयोग। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहले पॉइंट की, जलीय जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में आराम से रहते हैं क्योंकि गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, देखिए आप लोग घर में एक गिलास में ठंडा पानी लीजिए, एक गिलास में गर्म पानी लीजिए, अब दोनों को पीजिए तो कौन सा अच्छा लगेगा हमें, ठंडा वाला। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और उसमें ऑक्सीजन होता नहीं, तो इस वजह से हमारा क्या होता है, स्वाद में परिवर्तन आ जाता है और हमको पीने में अच्छा नहीं लगता। अब ये बताइए, चाहे हम पिए, चाहे नहाएं, चाहे जो करें, है ना, पानी से, अगर ठंडा पानी है तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा आराम से वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। अगर वहाँ पे मान लीजिए गर्मी है तो गर्म है तो फिर गर्म में हम लोग नहीं
कर पाएंगे सरवाइव। इसीलिए यहाँ पे क्या है, जलीय जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में आराम से रहते हैं, क्योंकि गर्म जल में O2 की मात्रा कम होती है। अब बात आती है जलीय जीव जंतुओं की। भाई जब हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है, अब बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है, बहुत गर्म है। अब आप लोग या हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो कहते रहे बहुत गर्मी है, चलो ठंडे में जल्दी चलो। तो इसी तरह जीव जंतु भी हैं, उनको भी भाई गर्मी लगती है, उनको भी ठंडी लगती है, सब कुछ है उनको, उनके भी भाई टेम्परेचर का जिस टेम्परेचर पे चाहिए उसी टेम्परेचर पे वो भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो भाई गर्म जल है तो गर्म जल में कोई भी जीव जिंदा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो जीवित होने का कोई महत्व ही नहीं है या मतलब ही नहीं है। आप लोगों को पता ही है कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग सरवाइव, कोई भी जो जीव होता है, सजीव होता है, वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा, जलीय जीव जंतु गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में आराम से रहते हैं, क्योंकि गर्म जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। दूसरा पॉइंट है, शीतल पेय पदार्थ तथा सोडा वाटर में, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या मार्केट में सोडा भी उपलब्ध होता है, तो उसको जब पैकिंग की जाती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस बहुत प्रेशर, उच्च दाब पर सील किया जाता है, उच्च दाब पर सील किया जाता है, ताकि उसकी जो गुणवत्ता है वो क्या हो, बनी रहे, खराब ना हो, ठीक है। फिर है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों की अपेक्षा कम होता है। भाई जैसे आप लोग हैं या कोई भी पर्वतारोही है या पर्वत में रहने वाले लोग हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के जो हमारा आंशिक दाब होता है वो कम होता है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा, जिस कारण उनको सांस लेने में समस्या होती है। सांस लेने में समस्या होगी तो भाई उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, उनको क्या कहते हैं, कमजोरी महसूस होगी। तो वही चीज इसमें बताया गया, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण इन स्थानों पर रहने वाले लोगों तथा आरोहकों, मतलब जो पर्वतारोही होते हैं, क्लिम्बर होते हैं, के रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस कारण वे कमजोरी महसूस करते तथा उनकी सोचने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी प्रकार देखते होंगे, जब कोई गोताखोर जब बहुत ही गहराई तक समुद्र में जाते हैं या जल में जाते हैं, तो उनके बॉडी में एक प्रेशर पड़ने लगता है, जिस कारण जो अन्य पदार्थों की गैसें हैं, जो अन्य पदार्थ की मतलब जो अन्य गैसें हैं उनके बॉडी में प्रवेश करने लगती हैं, जिस कारण उनकी वहां पर घुटन होके मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए उसको कम करने के लिए, दाब को कम करने के लिए या वहाँ के प्रेशर, ऑक्सीजन को मात्रा उचित करने के लिए, जो गोताखोर होते हैं वो एक सिलेंडर ऑक्सीजन हीलियम से मिक्स होकर लेकर वो नीचे गोताखोर लेके जाते हैं, जिस कारण उनके जो ब्लड में मिलने वाली अन्य गैसें हैं तो वो ना मिल सके और वो जीवित लौट सके वापस, ठीक है। तो एक अनुप्रयोग वो भी हो सकता है, गोताखोर वाला भी, ठीक है। इसकी हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या हैं? दाब अत्यधिक उच्च नहीं होना चाहिए। हेनरी नियम तभी काम करेगा जब दाब अधिक उच्च ना हो। अगर हम दाब बहुत उच्च कर देंगे तो वहां हेनरी का नियम नहीं काम करेगा। ताप बहुत कम ना हो, मान लीजिए हमने क्या होता है, एक निश्चित ताप पर होना चाहिए। निश्चित ताप मैंने बताया स्थिर ताप। अब स्थिर ताप का मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कर दो, है ना। तो कोई एक नियत ताप होता है, उस ताप पर ही, यानी कि बहुत कम नहीं होना चाहिए, तो तभी हेनरी का नियम हमारा काम करेगा। तीसरा है, गैस की विलायक में विलेयता कम हो। अगर गैस की विलायक में विलेयता कम होती है तब भी हमारा क्या होगा, हेनरी का नियम नहीं काम करेगा। नेक्स्ट, गैस की आणविक अवस्था द्रव एवं गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, यानी कि जो गैस की जो आणविक अवस्था है, यानी कि जो अणुओं की अवस्था है, वो द्रव एवं गैसों में दोनों तरफ क्या हो, अवस्थाओं में समान हो, तब भी हमारा काम
नहीं करेगा। भाई अगर समान हो जाएगी तो ये बताइए साम्य अवस्था कैसे आ पाएगी? जब असमान होगी तभी तो साम्य अवस्था आएगी। फिर साम्य अवस्था आने के लिए भाई क्या हेनरी का नियम ही काम करेगा? भाई पहले से ही वो असमान, वो क्या कहते हैं, समान है, तो मिलेगी कैसे? नहीं मिल पाएगी ना। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इतने का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद जो इसके आंकिक क्वेश्चन है वो बताए जाएं, क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं वो आते हैं कभी कभी लॉन्ग जो उसमें है उसमें दे दिया जाता है, या 3 या 4 नंबर में दे दिया जाता है। तो इसको दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, इसको दिमाग में आपको रखना है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसको साफ करते हैं। हेनरी के जो नियम के जो न्यूमेरिकल हैं थोड़े से लॉन्ग हैं, तो अच्छी प्रकार से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सवाल इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छे से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसमें आपको मोल प्रभाज भी है, दाब भी है, स्थिरांक है, कभी कभी पास्कल में दे देते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, दाब, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है मेरे रसगुल्लों। चलिए आज हम पहला अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 एटीएम पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब, इसको हम क्या बोलते हैं? एटीएम बोलते हैं ना। दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.0 ग्राम, 0.02 ग्राम नाइट्रोजन, इसे N2 से व्यक्त करते हैं। नाइट्रोजन गैस घुली है, नाइट्रोजन गैस घुली है। तो हेनरी स्थानांक की गणना कीजिए। तो हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक मतलब है KH की गणना कीजिए, ठीक है। तो हम लोग हल करते हैं, और हल करने से पहले हमारा क्या जो दिया जाए ये पहले हल करने में ही पहले क्या है, दिया है ये निकालना है, ठीक है। हमारा जो दाब है, दाब कितना दिया गया, यानी P बराबर कितना दिया गया, 1 ATM। और क्या दिया गया, हमारा जल की मात्रा दी गई है ना। चलिए जल की मात्रा निकालते हैं। जल का आयतन, जल का आयतन बराबर कितना दिया गया, 1 लीटर, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ml लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर मोल प्रभाज निकालता है। अब मोल प्रभाज में भाई क्या चाहिए, हमें द्रव्यमान चाहिए निकालने के लिए, है ना। मोल प्रभाज बराबर क्या होता है भाई, आप लोगों को पता ही है ना। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए मोलों की संख्या चाहिए। अब मोल बराबर होता क्या है हमारा, द्रव्यमान बटे क्या होता है, अणुभार।
तो भाई यहाँ पे द्रव्यमान तो दिया नहीं गया, तो जल का हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। जल का द्रव्यमान निकालना है, जल का द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान बराबर क्या होगा, चलो यहाँ बताते हैं कैसे। आपको पता है, याद रखिएगा, जब कहीं पर नहीं दिया जाता याद रखिएगा, जल का घनत्व, जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है जल का घनत्व। तो यहां से जल के घनत्व से हम जल का द्रव्यमान निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है कि नहीं होता है। अब घनत्व दिया गया 1 और द्रव्यमान निकालना है हमको, द्रव्यमान निकालना है, और आयतन कितना दिया गया है, 1000। 1000 जैसे इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाए कि नहीं आ गए। तो द्रव जल का द्रव्यमान कितना हो गया, 1000 ग्राम। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब हमारा क्या हो गया भाई, जल का द्रव्यमान हो गया, दाब भी हो गया। अभी क्या दिया गया है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे N2 गैस का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 0.02 ग्राम। अब हेनरी का नियम होता क्या है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। हेनरी का नियम क्या होता है भाई, KH बराबर क्या चाहिए हमको, P/X, जहां P क्या है, दाब है, और X क्या है, हमारा मोल प्रभाज है ना। इतना आपको दिमाग में रखना है। तो हमको क्या क्या चाहिए, दाब तो हमारा दिया गया है लेकिन मोल प्रभाज नहीं दिया गया, तो हम पहले अब निकालेंगे मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज निकालने के लिए किसका मोल प्रभाज चाहिए भाई, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का मोल प्रभाज चाहिए। किसका चाहिए, नाइट्रोजन का, क्योंकि भाई नाइट्रोजन गैस ही दी गई है, तो यहां पर हमें किसका चाहिए मोल प्रभाज, नाइट्रोजन का। अब मोल प्रभाज निकलता कैसे है, आप लोगों को पता ही होगा कि मोल प्रभाज जिसका निकालना होता है, मान लीजिए हमें नाइट्रोजन के निकालना है, तो नाइट्रोजन का मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज, तो इसके लिए हमें क्या पता चाहिए, N2 के मोलों की संख्या, ये पता होना चाहिए, मोलों की संख्या, और बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये चाहिए। कुल मोल बराबर विलयन में क्या क्या है हमारा, N2 है और H2 है, यानी कि इन दोनों के मोलों की भी हमें आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, फिर निकाल लेंगे जल के मोलों की संख्या, तो हमारी क्या निकाल आएगी, कुल मोलों की संख्या। तो यहां पे निकालते हैं N2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार, ये होता है। जिसका निकालना होता है उसका द्रव्यमान और अणुभार। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 0.02 ग्राम। अणुभार क्या होता है, नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है भाई, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल यानी एक परमाणु भार कितना होता है, 14, और कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा बराबर 28। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, ठीक है, कितना हो जाएगा 28। या इसे हम ऐसे करके करें भाई, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2800, भाई दशमलव हटा देंगे हम, तो यहाँ से दशमलव हटा दिया तो क्या आ जाएगा, यानी कि इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/, कितना आ गया 1400, ठीक है, 1/, क्या आ गया 1400। अगर इसको हम भाग देंगे, अगर इसको हम भाग देंगे तो पॉइंट में जाएगा, किस में जाएगा, पॉइंट में, लगभग कितना जाएगा,
इसमें जब काटेंगे तो लगभग कितना जाएगा, 0.0000714 आगे डॉट डॉट जाएगा। ठीक है, चलो हम इतना ही ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। जिसको भाग देना ना आता हो तो एक बार यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 1400 है, 1400 में 1 में भाग देना है, 1400 से कितने 1 में भाग देना है, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, दशमलव लगाया यहाँ पे, है ना, दशमलव लगाया कि नहीं लगाया, दशमलव लगाया और यहाँ पे 0 बढ़ाया। अभी भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग न खाया शून्य, अभी भाग जाएगा नहीं जाएगा, भाग न खाया शून्य, अभी भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 1400 यहाँ 1000 भाग न खाया शून्य। अब यहाँ पे चला जाएगा कितनी बार, 7 बार, 14 सत्ते 98, 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य, 14 सत्ते 98, यहाँ कितना आया 200, कितना आ गया 200। अब फिर 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पे, 14 एक के 14, तो 1400 हो गया। यहाँ पे कितना आया भाई, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे लगभग कितने बार, 4 बार में जाएगा, 14 छंग क्या होता है 14 चौक 56, तो 56 यहाँ पे लगभग मैंने क्या होता है इतना आ गया है ना, आ गया। जिसको नहीं आया तो भाई क्लियर करता चलेगा इधर से। ठीक है, तो हमारा इतना आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 7.14 इंटू 10 की पावर माइनस 1 2 3 4, 4 अंक पीछे चला गया तो माइनस में आ जाएगा 4 मोल, इतना हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार क्या निकालेंगे, इसी प्रकार जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कितना ग्राम दिया गया है जल का, भाई द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार, यही तो होता है। मोल निकाल लेंगे, द्रव्यमान कितना दिया गया है 1000, और अणुभार कितना होता है जल का, H2O है, H2O को मैंने पिछली कक्षा में बताया कितना होता है 18, और जैसे ही 18 से इसमें भाग देंगे, जैसे ही 18 से भाग देंगे लगभग 55.5 के करीब जाएगा, 55.55 ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इतने मोल, इतने मोल। अगर हम कुल मोलों की बात करें, विलयन के कुल मोल की बात करें, कुल मोल बराबर, कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, N2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या, N2 के कितने हैं 0.00714 प्लस 55.5, अगर हम जोड़ेंगे इनको लगभग, क्योंकि इसके जो मोल हैं बहुत ही कम है, इधर जोड़ के हम बताते हैं। अगर हम बात करें, किसकी बात करें 0.00714, अगर इसमें हम 55 जोड़ेंगे, 55.5 जोड़ दें तो यहाँ क्या आ जाएगा 55.500714, इतना आएगा। तो हम एक राउंड फिगर कितना ले लेंगे भाई, इतना ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुल मोल कितने आ गए 55.5, इतने कुल मोल आ गए हमारे। ठीक है, 55.5 क्या आ गए कुल मोल, यहाँ पे लिखेंगे 55.5 मोल, इतने कुल मोल हो गए, 55.5 कुल मोल हो गए। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है कि अरे सर जी 55 तो उनका भी है और 55 यहाँ कैसे आ गया, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। इसीलिए मैंने आपको ये सब पॉइंट वाइज वाले जो भाग हैं सब ये हैं, ये बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे देखो क्या हो गया, कुल मोल भी हमको मिल गए भाई, कुल मोल मिल गए। अब मोल प्रभाज निकाल लेंगे, N2 का मोल प्रभाज। ठीक है, N2 का मोल प्रभाज मैंने बताया था, ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे जाते हैं। यहाँ पे निकालते हैं N2 का मोल प्रभाज,
ठीक है। नाइट्रोजन गैस का मोल प्रभाज, अब मोल प्रभाज होता क्या है तुम्हें पता ही है ना। मोल प्रभाज होता क्या है, मोलों की संख्या, N2 के मोलों की संख्या बटे किसके मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। N2 के मोल कितने हैं अभी निकाला था, कहाँ है भाई हमारा इतना, ठीक है। 7.14 माइनस 4 ग्राम, ये होते हैं हमारे क्या, N2 के मोलों की संख्या, होते हैं कि नहीं होते। और हमारा कितने मोल दिए गए हैं, यहाँ पर कितना है 7, ये वाला रख लेंगे, कितने मोल हैं ये वाले 7.14 इंटू 10 की पावर -4, और कुल मोल कितने हैं 55.5। अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा 1.29 गुणे 10 की घात -5। जिसको ना आता हो, ठीक है, जिसको ये चीज ना आता हो तो करना कैसे है, देखो 7.14, ठीक है, जिसको ये चीज ना आती हो तो फिर से समझ लें, 7.14 गुणे 10 की पावर -4 है। मान लेते हैं हमारा, हम इसको ले लें या चलो यहीं इसका लेते हैं, तो 1 नीचे क्या हमारा 5.55, ये है 5 है। अब यहाँ पे एक अंक के बाद है, यहाँ पे 2 अंक के बाद, यहाँ पे हमने 2 अंक कर लिए, ये दशमलव हमने हटा दिए, ठीक है। जब इससे भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, लगभग क्या आ जाएगा, इतना आंसर आएगा। इसके जब भाग कैलकुलेट करेंगे 0.00000129 आगे पॉइंट में जाएगा, तो इतना आ गया। तो मैंने क्या बताया 5 कर दिया, 1 2 3 4 5, यानी कि 1.29 गुणे क्या कर दिया 10 की पावर -5। या जिसे यहाँ पे ना आता हो तो इसी जगह रख लेगा 0.000714, ये रख लेगा। अब दशमलव जैसे बढ़ाना है 1 2 3 4 बार 0, बस इसके बाद ये ऐसे दशमलव हो गया, ऊपर हमारा ये हो गया। अब भाग देंगे तो इतना आएगा, लगभग इतना आएगा। तो इतने में फिर हमारा क्या हो जाएगा भाई, पॉइंट लगा देंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा। यहाँ से इतना इसका मोल प्रभाज आ गया, ठीक है। अब मोल प्रभाज अब तुमको पता ही है KH बराबर क्या होता है, यानी कि हेनरी स्थिरांक बराबर क्या होता है, दाब, यानी कि P, और दाब कितना होता है हमारा, मोल प्रभाज यानी XN2, यानी कि N2 का मोल प्रभाज। दाब हमारा 1 दिया गया है, यहाँ पर ये दिया है, और N2 का मोल प्रभाज कितना है 1.29 इंटू 10 की पावर -5। ये हमारा क्या है, इसका KH का मान है, क्या है, KH का मान है। या जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज जैसे मैंने इसको बताया है, लगभग 7.7 के आसपास जाएगा, 7.7 के आसपास जाएगा, 7.7 के आसपास जाएगा इंटू 10 की पावर 4 ATM। जैसे मैंने इसको कैलकुलेशन करना बताया है वैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, या तो आप इससे ही डायरेक्ट इसको भाग दे के माइनस, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में पहुंच जाएगा, या सीधा आप इसको ये जो निकला है इससे डायरेक्ट 1 को भाग देंगे तो भी यही मान आ जाएगा। तो जो KH का मान है वो हमारा कितना आया 7.7 इंटू 10 की पावर 4 ATM, ठीक है। ये है हमारा क्या बोलते हैं KH, यानी हेनरी स्थिरांक का मान आया है। इस प्रकार हम भाई हेनरी के स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। एक बार फिर समझते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर
8 यानी दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन घुली हुई है। हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि जो पहले दिया जाता है उसे लिखते हैं, दाब हमारा दिया गया है 1 एटीएम, ठीक है, हमने लिख लिया। जल का आयतन दिया गया है, कहाँ, जल का आयतन 1 लीटर आयतन दिया गया है। तो 1 लीटर को यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता होती है, द्रव्यमान की। तो हमने क्या किया, 1 लीटर को चेंज कर दिया 1000 ग्राम में। और कैसे चेंज किया मैंने बताया है, उसके पहले जाके रिवाइज करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ हो गया है। गैसों का गैस N2 गैस का द्रव्यमान दिया गया है। अब यहाँ पे हमें मोल की संख्या चाहिए, क्योंकि मोल प्रभाज बराबर होता है कुल, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है तो उसका द्रव्यमान बटे कुल मोलों की जो मोल होते हैं वो हमें रखना होता है। तो N2 के मोलों की संख्या हमने निकाल लिया। इसी प्रकार जल के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या हमने निकाल लिया। अब N2 के गैस जो मोल प्रभाज के रूप में मोल प्रभाज निकाल लेंगे N2, क्योंकि हमें पता ही है कि KH बराबर P/X, P बराबर दाब, X बराबर मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज हमें निकालना होगा किसका, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन गैस मिली हुई, उसी को मोल प्रभाज निकालना है। तो यहाँ पे हमने मोल प्रभाज निकाल लिया। अब मोल प्रभाज जैसे ही रखेंगे हमें KH का मान मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे एक बार स्वयं करिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले बता दिया, हेनरी स्थिरांक के जो वाले क्वेश्चन होते हैं हेनरी से रिलेटेड, ये लॉन्ग होते हैं और 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं अगर आता है तो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो 3 से 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 298 केल्विन ताप पर, क्वेश्चन नंबर 2 है 298 केल्विन ताप पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान KH का मान 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है। 500 ml सोडा वाटर 500 ml सोडा वाटर 2.5 ATM पर बंद किया गया 298 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। CO2 की मात्रा की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिमाग में लगाना पूछा क्या जा रहा है और दिया क्या। देखो दिया गया KH का मान भी दिया गया है, ठीक है,
और हमारा दाब दिया गया है और ml में पानी दिया गया, जल की मात्रा दी गई है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालनी है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकलती कहाँ है, क्योंकि आपको पता ही है कि मोल बराबर क्या होते हैं, द्रव्यमान बटे अणुभार होता है ना। तो अगर हमको मोल पता चल जाए तो मोल में हम अणुभार किसके CO2 का मोल पता चल जाए तो मोल में हम अणुभार का गुणा करा देंगे तो हमारी उसकी मात्रा आ जाएगी। तो मोल कहाँ से पता चलेगा, मोल प्रभाज्य से, क्योंकि पता ही है मोलों की संख्या बटे, है ना, आपको आता ही है। तो अब हम लोग चलेंगे इसमें, पहले है दिया है, ठीक है, दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, KH का मान दिया गया है, KH का मान दिया गया है ना। KH बराबर कितना दिया गया है, KH बराबर दिया गया 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, ये हमारा दिया गया है। तो इसको हम ATM में चेंज कर लेंगे, किस में चेंज करेंगे, ATM में। तो आपको पता ही है 1.67 इंटू 10⁸ अपॉन 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है, ATM हो जाता है। क्योंकि आपको पता 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है। दिमाग में रखिएगा, ये एकदम दिमाग में रख लीजिए, इतने होते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.65 इंटू 10⁵। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, एक बार कैलकुलेशन करना बता दे रहा हूँ। 1.67 इंटू 10⁸ है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5 अपॉन में क्या रह जाएगा 1.01। यहाँ से ये घट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻3, ये 5 से 8 घट गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻3। अब इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग इतने ATM हो जाएगा। और इसके पहले वाले सवाल में मैंने बताया कैसे करना से। तो KH का मान कितना आ गया हमारा, इतना आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या दिया गया है, अब निकालना, गैस का दाब दिया गया है, गैस का दाब दिया गया, कितना दिया गया है, गैस का दाब यानी कि P बराबर दिया गया कितना 2.5 ATM। और एक दिया गया है जल का आयतन दिया गया है, जल का आयतन, जल का आयतन बराबर कितना है 500 ml। इसलिए जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा 500 ग्राम। वैसे ही निकाल लेंगे, कैसे, जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इस वाले फार्मूले से रख के घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन वाले से निकाल लेंगे तो ये हमारा जल का द्रव्यमान आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जल का द्रव्यमान आ गया तो जल का मोल निकाल लेंगे, जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या 5, वही क्या होता है भाई, द्रव्यमान बटे अणुभार होता है ना, द्रव्यमान बटे अणुभार बराबर 500 ग्राम जो हमारा द्रव्यमान है, अणुभार इसका 18 है, इसके डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना चला जाएगा 27.78 मोल, 27.78 मोल इसके मोल निकल आए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको पता है विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या होती है, विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या होती है भाई। विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक, तो विलयन के मोलों कुल मोलों की संख्या हो जाएगा विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विलयन के, अतः
विलयन के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या, यही तो होता है। H2O के मोलों की संख्या ये होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पर इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोल हैं वो बहुत ही नगण्य मात्रा में हैं। जैसे इसके पहले मैंने जब जल और उसके नाइट्रोजन के लिया था तो लगभग हमारा जल वाला ही आ गया था, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में है। तो हम मान लेते हैं केवल जो कुल मोल कितने हैं, जल के मोलों की संख्या हो जाएगी, है ना। नगण्य मानते हुए हम क्या कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CO2 के मोलों की संख्या इज लेस देन, यानी बहुत ही कम है, किससे? जल के मोलों की संख्या से, H2O के मोलों की संख्या से बहुत ही कम है। तो हम कुल जो मोल हैं क्या मान सकते हैं, जल की मोलों की संख्या मान सकते हैं। तो यानी कि हम कुल, भाई इसमें नगण्य है तो हम कुल मोल की बराबर क्या मान लेंगे, हम कुल मोल बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पे कुल मोल बराबर क्या मान लें, अतः कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, बराबर जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, जल के मोलों की संख्या। तो ये दिमाग में आपको रखना है, यानी कि कुल मोलों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, जल के मोलों की संख्या, यानी कितना आ जाएगा हमारा, कितना था, 27.78 मोल। ये दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि वहां पर भी हमने 55.5 ही लिया था, क्या लिया था, 55.5। तो यहाँ पे आपको क्या निकाल लेना है, मोल प्रभाज, किसका निकाल लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज, यानी XCO2 निकालना है। मोल प्रभाज X से डिनोट करते हैं, XCO2 बराबर क्या हो जाएगा, CO2 के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यही है ना, कुल मोलों की संख्या। CO2 का मोल प्रभार निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे हमारा, क्या बोलते हैं, जो हमारा है मोल, CO2 के मोल निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे, CO2 के मोल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे CO2 का मोल प्रभार निकाला जाए। और एक चीज आप लोगों को पहले यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, CO2 का मोल प्रभार, देखो हमारे पास क्या है, स्थिरांक दिया गया है और इसका दिया गया मान। तो पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभार निकाल लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक दिमाग यहाँ बताना भूल गया था, तो यहाँ पे पहले हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभार। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, KH बराबर क्या हो जाएगा, P/XCO2,
XCO2। तो यहाँ पे XCO2 इधर आ जाएगा, XCO2 बराबर क्या हो जाएगा P/KH। P का मान दिया गया है, क्या दिया गया है हमारा, दिया गया था P का मान 2.5 और यहाँ पे K का मान क्या निकला है 1.65 इंटू क्या निकला है 10⁻³ इसका कैलकुलेशन करेंगे और ऐसा कैलकुलेशन करना मैंने आपको बताया है। तो हमारा क्या आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ -3, ये आ गया XCO2। तो यहाँ पे हम उठा लेंगे XCO2, ठीक है, यहाँ से क्या उठा लेंगे XCO2। XCO2 का मान क्या दिया गया है 1.52 इंटू 10⁻³ और यहाँ से CO2 के मोल निकालेंगे। CO2 के मोल की संख्या, ठीक है, कुल मोल की संख्या कितनी थी हमारी 27.78। इसको हम उधर भेज देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 1.52 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 27.8। तो यहाँ पे CO2 के मोलों की संख्या आ जाएगी, मोलों की संख्या आ जाएगी। अब जैसे ही इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.0422 मोल, 422 मोल आ जाएगा। अब तुमको पता ही है मोलों की संख्या बराबर होता क्या है, यहां से आगे हमारा क्या CO2 के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, CO2 की मोलों की संख्या क्या बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। CO2 की मोलों की संख्या कितनी आई है 0.0422। द्रव्यमान निकालना आपको, द्रव्यमान, अणुभार कितना होता है CO2 का, CO2 का अणुभार कितना होता है भाई C+O2। C कितना होता है 12 और O 16 गुणे 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 12 + 16 दूनी 32 बराबर कितना जाएगा 44 इसमें गड़ा करा देंगे 0.042 गुणे 44 बराबर CO2 का द्रव्यमान। अब जैसे इसमें गुणा कराएंगे 44 का तो सीधा हमारा क्या आ जाएगा 1.86 ग्राम CO2 का द्रव्यमान। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, इतना बड़ा सवाल है। देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, आपको क्या करना है पहले, सबसे पहले आपको KH का मान दिया गया है, KH का मान दिया गया है पास्कल में है, तो उसे हम चेंज कर लेंगे किसमें ATM में। ATM मैंने बताया है कि एक ATM बराबर क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये होता है। आपको दिमाग में ये रखना, छोटी छोटी बातें मैंने रख के चेंज कर लिया तो KH का मान कितना आ गया, KH का मान इतना आ गया हमारा, ठीक है। और गैस का दाब दिया गया है हमारा, ये दिया है गैस का दाब। तो पहले यहाँ से हम X का मान निकाल लेंगे, यानी CO2 का जो मोल प्रभाज है वो निकाल लेंगे। वो स्टेप मैंने यहाँ बताना भूल गया था, तो पहले हमें ये स्टेप यहाँ पे निकालना है। तो ये चीज़ मैंने CO2 का मोल प्रभाज बराबर इतना निकाल के मैंने बताया। फिर जल का आयतन दिया गया है, तो जल के आयतन से हम जल का द्रव्यमान निकाल लेंगे, फिर जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। आप लोगों को पता है कि विलयन के कुल मोलों की संख्या बराबर CO2 की मोलों की संख्या प्लस H2O की मोलों की संख्या। चूंकि हमारा जो CO2 की मोलों की संख्या है H2O के
H2O के मोलों की संख्या से बहुत ही क्या है, कम है, इसलिए हम कुल मोलों की संख्या बराबर जल के मोलों की संख्या मान लेते हैं। तो ये इतने हमारे आ गए मोल, किसके आ गए, कुल मोलों की संख्या। अब CO2 का मोल प्रभार निकाल लेते हैं, CO2 के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या यहाँ पे है, CO2 का मोल प्रभार दिया गया है, उसमें हमने इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो इतने मोल आ गए। अब मोल बराबर होता है द्रव्यभार बटे अणु भार, तो वहां से हमने क्या किया, इसका ग्राम में मात्रा निकाल लिया। ठीक है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि भाई समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी बन रही है क्योंकि न्यूमेरिकल की वजह से। चलिए, एक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हमारा, शुष्क वायु में 80% नाइट्रोजन, शुष्क वायु में 80% नाइट्रोजन तथा 20% ऑक्सीजन है, O2 है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के लिए हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक क्रमशः, हेनरी स्थिरांक क्रमशः 8.54 इंटू 10 की पावर 4 ATM तथा 4.56 इंटू 10 की पावर 4 ATM हो तो 1 ATM दाब पर, 1 ATM दाब पर जल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की विलेयताओं का अनुपात, की विलेयताओं का अनुपात मोल प्रभाज के रूप में ज्ञात कीजिए, के रूप में ज्ञात कीजिए। तो इसके जो मोल प्रभाज हैं दोनों के, नाइट्रोजन और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, दोनों के मोल प्रभाज की गणना करनी है। सबसे पहले दिया है वो नोट कर लेंगे हल में, दिया है। ठीक है, नाइट्रोजन का हेनरी स्थिरांक, नाइट्रोजन का हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक KHN2 बराबर कितना दिया गया है, 8.54 इंटू 10 की पावर 4 ATM। इसी प्रकार O2 का हेनरी स्थिरांक क्या हो जाएगा, KHO2 बराबर कितना दिया गया है, 4.56 इंटू 10 की पावर 4 ATM। और क्या दिया गया है आपको,
कुल दाब भी दिया गया है ना। कुल दाब क्या दिया गया है, कुल दाब दिया गया हमारा 1 ATM, 1 ATM दिया गया हमारा कुल दाब। कुल दाब हमारा कितना है, कितना दिया गया है, 1 ATM। तो यहां से 1 ATM हमारा क्या है, कुल दाब हो गया। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन का आंशिक दाब निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का आंशिक दाब निकाल सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का आंशिक दाब निकाल लेंगे और किसका, कुल दाब, क्योंकि दिया गया हमारा यहाँ पे 1 ATM, तो यहाँ पे निकालेंगे N2 का आंशिक दाब। आंशिक दाब आपको पता ही है, परसेंटेज दिया गया है, जो पूरा दाब दिया जाता है यानी कि पूरी मात्रा में 80% किसका है, नाइट्रोजन का है, तो 80% दाब भी लगाएगी। तो यहाँ पे आपको पता ही है 1 ATM 80 है ना परसेंट, 80%, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, सीधा बटे 100%, को नीचे चेंज कर दिया क्या आ जाएगा 0.8 ATM। इसी प्रकार ऑक्सीजन का आंशिक दाब निकाल लेंगे, 1 पर कितना 20%, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लगभग यहाँ से आ जाएगा कितना 0.2 ATM। अब हमारा देखो नाइट्रोजन का दाब आ गया, ऑक्सीजन का दाब आ गया। अब आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ से देखिएगा, आप लोगों को पता ही है कि अलग अलग हमारा क्या मोल प्रभाज निकालना, मोल प्रभाजों के रूप में अनुपात निकालना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पहले हमारा KH नाइट्रोजन निकालना है, KHNO2 N2 अपॉन क्या हो जाएगा KHO2, ठीक है, बराबर ये हेनरी स्थिरांक बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता ही है कि KH बराबर क्या होता है, भाई हमने पढ़ा है हेनरी स्थिरांक बराबर क्या होता है, P प्रोपोर्शनल क्या होता है X, यानी कि P बराबर क्या होता है हमारा KH इंटू X। अगर KH रखना है तो X कहाँ चला जाएगा, KH बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन X, यही तो होता है। तो ये इसी फार्मूले का यूज कर लेंगे हमें, ठीक है। तो हमको क्या रखना है, केवल हमारा क्या रखना है, चलो यहाँ हाँ इसी फार्मूले का हम यूज कर लेंगे, ठीक है, चलते हैं। या यहाँ पे हम सीधा x का यूज कर लें, सीधा x का यूज करते हैं, सीधा x का यूज करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। सीधा KH है हमारा, x बराबर हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर हम रखेंगे तो P अपॉन क्या आ जाएगा KH, तो यहाँ पे हम अनुपात निकालेंगे सीधा XN2 अपॉन XO2, सीधा हमारा क्या हो जाएगा P आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PN2 अपॉन क्या हो जाएगा PN2 अपॉन KHN2, यहाँ पे क्या हो जाएगा P का मतलब है प्रेशर, N2 का मतलब है कि नाइट्रोजन का, O2 अपॉन क्या हो जाएगा KHO2। आप लोगों को पता ही है ये इसके साथ और ये इसके साथ, यहाँ से क्या आ जाएगा XN2 अपॉन XO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा PN2 इंटू KHO2 अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा PO2 इंटू KHN2। बस सारे मान रख देना है, बस हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, सारे मान रख देना है। यहाँ पर हमारा PN2 का मान कितना है 0, यहाँ पे है ना N2 0.8, और KHO2 का मान क्या है 4.56 इंटू 10⁴, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा PO2 का मतलब है 0.2 इंटू क्या हो जाए और 8.54 इंटू 10⁴, तो XN2 अपॉन XO2, तो यहाँ से जब काटेंगे लगभग 2/1, तो X
N2 अनुपात XO2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2:1। ये है हमारा इसका अनुपात। बिल्कुल इजी था, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं था, बस समझना बस है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे जो संबंधित क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को घर से करने हैं। ठीक है, अपनी अपनी किताबों से उठाइए और करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोगों को करना है घर से। इसको साफ कर रहे हैं, आप समझ के करना है आप लोगों को। बीस डिग्री सेंटीग्रेड पर संतृप्त विलयन में हीलियम का मोल प्रभाज 1.2 गुणे 10 की पावर 1.2 गुणे 10 की पावर -6 है। 10 की पावर -6 है। विलयन के ऊपर हीलियम की दाब की गणना कीजिए। विलयन के ऊपर हीलियम के दाब की गणना कीजिए। यदि स्थिरांक यदि स्थिरांक 144.97 144.97 के बार हो तो ये आपको क्वेश्चन करना है घर से। ठीक है, पहले इसको चेंज कर लीजिएगा आप एटीएम में। ठीक है, फिर इसके बाद सॉल्यूशन हो पाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के कुछ आंकिक प्रश्न पढ़ा। इन सभी चीज़ों को तैयार करते हुए आप इसके जो आगे आने वाले हैं स्थिरांक के जो क्वेश्चन हैं आप लोग घर पे लगाइए, हेनरी के स्थिरांक के, और उनका सॉल्यूशन करिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो इसके पहले मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, आप क्वेश्चन क्लिक करके भेजिए मेरे पास, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।